In merchant navy, सारे problems, all businesses, it's all about trust because it's a very highly technical know-how field. इसमें सेल्स का बंदा भी टेक्निकल होगा, मार्केटिंग का भी टेक्निकल होगा. विदाउट टेक्निकल नॉलेज तुम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते. आपने बोला स्पेयर्स, ये क्या बिजनेस है? पहले स्पेयर्स का बताइए थोड़ा सा. स्पेयर्स का बिजनेस ऐसा है कि वेरी सिंपल टर्म से बोला जाए, शिप इज अ रनिंग फैक्ट्री, जहाज एक फैक्ट्री है, राइट? तो क्या ओनरशिप कंपनीज भी आजकल फर्स्ट कॉपी लेते हैं 80%? फर्स्ट कॉपी सब लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं क्योंकि ओनर्स मोस्टली ओनर्स भी थर्ड पार्टी के थ्रू रन होते हैं, मैनेज होते हैं. जिसने भी ये दो चीजें क्रैक कर ली वो भैया इसके अंदर मल्टी मिलियनर आदमी, मिलियनर भी बन सकता है, राइट सर? ये सिर्फ चाइना ही क्यों फर्स्ट कॉपी बना पाता है? इंडियन सी फेयर्स ऐसी कंपनी को नहीं खोल पाते. ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सही रेट या सही टाइम? सही टाइम. सर्विसेज बताइए सर, किस किस तरह की सर्विसेज में लोग बिजनेस बना सकते हैं सर? असली कैसा काम करें इसमें? एंट्री बैरियर में क्या क्या चैलेंजेस हैं? उसका बिजनेस डेवलपमेंट इज स्ट्रेट मिक्स ऑफ B2B और B2C. Sir, any other advice that you would want to give these young seafarers who are watching this video? While working, don't take it as a work. हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट बैठे हैं, शैलेंद्र सर. मेरे ही कॉलेज के मेरे सीनियर हैं. जब मैं कॉलेज पहुंचा तब तक सर कॉलेज से पास आउट हो चुके थे, राइट सर? Yes, yes. सर आज की डेट में शिपस्मिथ करके एक कंपनी है, उसके अंदर कमर्शियल हेड कम पार्टनर है. तो ये जो पॉडकास्ट है ये इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट में सर की जर्नी को कवर करेंगे. बट इंपॉर्टेंट है कि जो लोग मर्चेंट नेवी में सेलिंग करके बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये बताएंगे कि मर्चेंट नेवी में किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस पॉडकास्ट का. क्या है, क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरा एक दोस्त है, उसने सेलिंग ही नहीं करी और सीधा जाके होटल का बिजनेस खोल लिया, रेस्टोरेंट बिजनेस खोल लिया. रेस्टोरेंट बिजनेस में एंट्री बैरियर बहुत कम है. मतलब कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है या पढ़ा लिखा है वो घुस सकते हैं. मर्चेंट नेवी के फील्ड में अगर आपको मर्चेंट नेवी की फील्ड के बारे में पता है तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं, आपके कनेक्शन बन जाते हैं, लोग समझते हैं कि आपको चीजें पता है. तो द थिंग इज एंट्री बैरियर बड़ा है. मतलब कि अगर शिपिंग रिलेटेड बिजनेस करना है और आपको शिपिंग के बारे में नहीं पता है तो चैलेंज है. सो यहाँ पर मैं एक चीज इस पॉडकास्ट का इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि नौकरी से पूरे नहीं होंगे. वो पूरे होंगे सिर्फ और सिर्फ धंधे से, जिसे बिजनेस कहा जाता है. और बिजनेस करने के लिए आइडियली मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मर्चेंट नेवी में हैं तो आप ऐसा कोई बिजनेस करें जो कि जिसके अंदर एंट्री बैरियर मुश्किल हो. अब बहुत सारे मैं सीफेयर्स को देखता हूं सर, थोड़े पैसे हैं, बोलते हैं रेस्टोरेंट खोल देते हैं, होटल खोल देते हैं. शिपिंग से रिलेटेड अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स कंपटीशन इज देयर, बट रेस्टोरेंट होटल में तो आपका सबसे कंपटीशन है, टोटली ऑटोमेटिक. तो ये चैलेंज है. तो यहाँ पर ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और उसी में शैलेंद्र सर की जर्नी भी आती है. शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगा कि आप ब्रीफ में अपने बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज. श्योर. तो एज यू सेड अर्लियर, मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया DMET से एंड मैंने ग्रेजुएट किया 2004. आई सेल्ड फॉर अराउंड 5.5 years और फिर मुझे आगे पढ़ने की का मन था, थोड़ा जज्बा था. तो फिर मैंने MBA किया फाइनेंस स्ट्रैटेजी में कनाडा में. वहीं पे मैं 4-5 साल और रुका और रिटेल स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग सब तरह के काम किए. 17 में वापस आ गया एंड विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स बैक फ्रॉम कॉलेज मशीन लर्निंग में स्टार्टअप 2-3 चालू किए. ई-कॉमर्स के डोमेन में सेल्स एल्गोरिथम ये सब बना रहे थे, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया. जो तुम पॉइंट आउट कर रहे थे कि टोटली डिफरेंट फील्ड है. देन आई केम बैक टू मर्चेंट नेवी 2024, जहाँ पे मेरे कपल ऑफ माई कॉलेज सीनियर्स जो को फाउंडर्स हैं शिपस्मिथ के, दे स्टार्टेड शिपस्मिथ, आई जॉइंड देम. तो एडवांटेज इसमें यह है कि आई एम ऑलरेडी फ्रॉम दिस फील्ड, नॉलेज बैरियर इज नॉट देयर. मैंने सेल कर लिया 5-6 साल, टेक्निकल नो हाउ इज देयर एंड देन आई एम नॉट डूइंग द बिजनेस. सबसे बड़ी बात मैं आपको ऐड करता हूँ जो आपने नहीं बोली, दैट इज नेटवर्किंग. आप MERI कोलकाता से, आप DMET के प्रोडक्ट हैं. तो मुझे लगता है कि आज के में किसी भी आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई सीनियर बैठा है, ऊपर नीचे सब जगह ऊपर है. तो एटलीस्ट ये भी एक एंट्री बैरियर खत्म हो जाता है कि अरे सर सीनियर हैं तो सर एक बार मिलने का मौका तो मिलेगा, बिजनेस मिले ना मिले. ये तो आप एग्री करते हैं सर? सो गाइस, और सर ने ई-कॉमर्स से लेकर बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ शिपी आप कोई और चीज मत करिए. अगर आप ट्रूली पैशनेट है आप कीजिए, किसी ने रोका नहीं है. बट मैं फिर भी कहूंगा अगर आप अपने पैशन को साथ साथ जो अपने नॉलेज गेन करी है 5-6 साल की, उसको यहाँ पर लाते हैं तो आपको फायदा मिलेगा. ट्रू एग्जांपल देता हूँ सर, मैंने NDA की कोचिंग भी शुरू करी थी, मैं लिटरली फेल हुआ. मैं ऐसा नहीं कि मैं एनर्जी लगाता तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकता था, मैं मानता हूँ कि मैं बिल्कुल हो जाता. बट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट आई वुड हैव पुट इन एंड रेवेन्यू जो मुझे मिलता उसमें जमीन आसमान का अंतर होता. मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आता है ना आप, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से नहीं हो. लेकिन मर्चेंट नेवी में मेरे लिए, क्योंकि सर मैंने भी गलती करी स्टार्टिंग, मुझे लगा मैं NDA कोचिंग करूंगा, मर्चेंट नेवी क्यों. लेकिन मर्चेंट नेवी में जब घुसा तो एंट्री बैरियर कम हो गया. आई वाज अ चीफ इंजीनियर मर्चेंट, 14 साल सेलिंग करी थी, मुझे इसके बारे में पता था. और दूसरी बात है, मर्चेंट नेवी में इतने लोगों ने
खराब खराब किया हुआ था, ट्रस्ट का इतना इशू था कि मैं थोड़ा भी बना पाया तो मार्केट में नाम चलता चला गया। इन मर्चेंट नेवी सारे प्रॉब्लम्स, ऑल बिजनेसेस, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल नो हाउ फील्ड। इसमें सेल्स का बंदा भी टेक्निकल होगा, मार्केटिंग का भी टेक्निकल होगा। विदाउट टेक्निकल नॉलेज तुम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हो। बेयर मिनिमम तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट चाहिए, टेक्निकल नॉलेज एक बार आ गया कि हाँ इसको आता है, फिर तुम उसको स्पेयर पार्ट्स दो, सर्विसेज दो, स्टोर्स दो, वो तुम पे भरोसा कर रहा है। तो सर अगर अभी शिव स्मिथ जो है, शिव स्मिथ की बात बाद में करेंगे, आपने 3 चीज़ों का नाम लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो मेरी यंग ऑडियंस है, जो कि मैं चाहता हूँ अभी से सपने देखना शुरू करे, तो मर्चेंट नेवी में ऐसे कौन कौन से मर्चेंट नेवी से निकलने के बाद से 5 साल 6 साल सेलिंग करे, कुछ पैसा जोड़ा, कुछ कैपिटल जोड़ा और करना चाहे, तो आपने बोला स्पेयर्स, ये क्या बिजनेस है? पहले स्पेयर्स का बताइए थोड़ा सा प्लीज। स्पेयर्स का बिजनेस ऐसा है कि वेरी सिंपल टर्म से बोला जाए, शिप इज अ रनिंग फैक्ट्री, जहाज एक फैक्ट्री है, राइट। तो उस फैक्ट्री पे जब भी मशीनरी चल रही, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, कभी नए कभी पुराने। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कभी कभी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चाहिए होता है, और जब चाहिए होता है तब चाहिए होता है। तो इट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, टाइमली डिलीवरी एंड द राइट पार्ट्स। तो अगर तुम्हें स्पेयर पार्ट्स की समझ है और तुम सही से प्रोक्योर कर सकते हो, जैसे तुम चाइना से प्रोक्योर करके ब्राज़ील सही दाम पे ले जा सकते हो, तो तुम्हें एक बिजनेस तुम्हारा रेडी है। सर स्पेयर्स में थोड़ा सा फिर से, क्योंकि बहुत यंग ऑडियंस भी हो सकती है इसके अंदर, उनको ये समझाना चाहता हूँ। आपके घर में पंप है, मतलब घर पे मोटर लगी पड़ी है, मोटर खराब हो जाती है तो आप नई मोटर लगा देते हो, या फिर उसका बेयरिंग खराब हो जाता है, बेयरिंग नया कर देते हो, तो ये भी एक स्पेयर है, स्पेयर पार्ट। कि भैया आप जहाज पे क्या होगा, यहाँ तो क्या दुकान से लेकर आ गए, बीच समुंदर में जहाज है, कुछ खराब हो गया, कहाँ से लेकर आओगे भाई? वहाँ से फ़ोन करोगे कि नया जहाज आएगा, सिर्फ वो बेयरिंग लेके नहीं। तो आप ऑलरेडी जहाज के ऊपर ये सारा सामान रखते हो। अब पूरा तो नहीं रख सकते, नहीं तो बोलोगे पूरा का पूरा एक नया जहाज ही खड़ा है, क्योंकि भैया पैसे भी लगते हैं। तो वो चीज़ें जो कि बहुत जल्दी कंज्यूम होती हैं या जिनका खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है, हम जहाज पे रखते हैं, उन्हें कहते हैं स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर ये एक्स्ट्रा पड़े हमारे पास, लेकिन अगर मशीनरी खराब होगी तो भैया हम यूज़ कर सकें। और ये इसमें बहुत तगड़ा बिजनेस है। सर अगर बिजनेस की बात करें, पहली चीज़ तो यह है कि मैं चाहूँगा कि भैया उसी कंपनी का माल मिल जाए मुझे। अब ये आप, क्योंकि शिपिंग बिजनेस में कितनी ऐसी कंपनीज है जो कि डायरेक्टली ओनर से प्रोक्योर करती है अपना सामान स्पेयर पार्ट्स, और कितनी ऐसी है जो कि ओनर से नहीं लेती हैं? मोर देन 80% नॉन ओनर से लेती है। वाई? क्योंकि ओनर से लेने के लिए तुम्हें एक टाइमलाइन देना पड़ेगा, डिलीवरी का टाइमलाइन होगा, एक प्रॉपर चैनल वर्क है। और यहाँ पे एक अर्जेंसी, मेरा पंप खराब हो गया है, तो नया पंप तो मुझे तुरंत चाहिए ना। और कॉस्ट का भी इशू है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ओनर के पास जाऊँ, ओनर्स मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँ, तो वो पंप मुझे एटलीस्ट 30 to 40% हायर मार्कअप मिलेगा। और जहाज लेट से मेरा अगला 3 साल ही चलने वाला है, तो ओनर सोचते हैं 3 साल ही चलने वाला, कोई भी पंप लगा के काम चला। सर इवन अगर मैं ये बात बोलूं तो मतलब कहने का मतलब है डायरेक्टली ओनर से परचेस करने की जगह हम सप्लायर से लेते हैं। एक तो डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं आज ऑर्डर करूंगा तो शायद 2 महीने बाद मिले। जो ओरिजिनल, उसको OEMs बोलते हैं, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उनके पास टाइमलाइन तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकता है। उसके अलावा कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कॉस्ट भी ज़्यादा। लेकिन कम से कम ये चीज़ तय है कि चीज़ जो मिलेगी बहुत सही मिलेगी। स्पेयर की जब बात करते हैं भैया, हमने तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हमने जैसे मैं बोलूँगा तो किसी कंपनी के ऊपर उंगली उठ सकती है, बट मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ पर कंपनी स्पेयर पार्ट्स वो देती है जो इतनी बुरी कंडीशन के होते हैं कि भैया कुछ ही टाइम चलते हैं और फिर डैमेज हो जाते हैं, फिर कुछ चलता है और सी फेरर बेचारे परेशान रहते हैं। तो उसमें सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट कॉपी, सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाइना में सेम प्लांट है, उनके पास ऑलरेडी OEM के ब्लूप्रिंट्स हैं, वही उनको भी बना के दे रहे हैं और वो बना के अपना भी बेच रहे हैं। दैट्स हाउ द बिजनेस रन्स। तो इट्स द सेम थिंग एज हैविंग एन OEM। तो तुम उनसे लेते हो, वो फटाफट बनाते रहते हैं, वो जल्दी बना भी देते हैं और वो भी देते हैं, सेम चीज़ बना। तो सर बस एक क्वेश्चन, तो क्या इवन ओनरशिप कंपनी जिसका अगर मेरा खुद का जहाज होगा तो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा बहुत बढ़िया लोग हों उस पर काम करने वाले, बढ़िया से बढ़िया स्पेयर पार्ट हो, क्योंकि मेरा जहाज है और ये तो मुझे अगले 20 साल तक रिटर्न देने वाला है। तो क्या ओनरशिप कंपनीज भी आजकल फर्स्ट कॉपी लेते हैं 80%? फर्स्ट कॉपी सब लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ओनर्स भी थर्ड पार्टी के थ्रू रन होते हैं, मैनेज होते हैं। अगर आप पूरे वैल्यू चेन को देखेंगे तो 80% कमर्शियल है, 20% टेक्निकल है। ओके टेक्निकल में ऑपरेशंस, बंकरिंग और टेक्निकल मैनेजमेंट आ रहा है जी। ओनर्स आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द 80%, बिकॉज वहाँ पे हैसल कम है, पैसा स्ट्रेट अवे है। इसमें हैसल ज़्यादा है, इसको थर्ड पार्टीज को दे दिया है। थर्ड पार्टीज का सिंगल मैंडेट है, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। सो दिस जो सर मैं जो समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे मेरा खुद का भी जहाज है, ओनरशिप जहाज है, मैंने फिर भी टेक्निकल मैनेजमेंट, क्रू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंपनी से, जैसे कि एंग्लो, सिनर्जी, ये सब ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज को दे दिया आपने। बहुत सारी मैनेजमेंट कंपनीज है, BSM मैनेजमेंट कंपनी, बहुत सारी। तो ओनर ने बोला ये टंटा मुझे पालना ही नहीं है, मुझे जहाँ पर मैक्सिमम पैसा दिख रहा है
वो दिख रहा है कि भैया जहाज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, इसके अंदर इतना मुझे चावल लेके जाना है, इसमें मुझे इतना पैसा बचेगा, मैं इस पे काम करूंगा, या फिर जहाज को खरीदने बेचने पे काम करूंगा, सही रेट पे मिल रहा है ले लेता हूँ, नहीं तो बाद में बेच दूंगा, नहीं तो स्क्रैप कर दूंगा। मोर ओनर्स जो मिड साइज ओनर्स है, जिनके पास 40 से 50 जहाज है, वी कॉल देम मिड साइज ओनर्स, 20 शिप्स हैं, तो देन डजंट क्रिएट एफिशिएंसी। थर्ड पार्टी मैनेजर्स दे टेकन 40 शिप्स फ्रॉम मी, 30 जहाज से, ऐसे करके उनके पास 500-600 जहाज हो गए, तो हर चीज़ में एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी मैनेज करते हैं सब कुछ। ओके, सो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी सर। इसमें कितना मार्जिन, देख एक तो मुझे इतना पता है सर, जहाज के ऊपर अगर बीच कोई प्रॉब्लम, अगर जहाज अटक रहा है, तो ओनर हो या मैनेजमेंट कंपनी हो, दे कैन स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कि भैया मेरा जहाज चलता हो जाएगा, क्योंकि जहाज की कीमत तभी अगर वो चल रहा है, अगर खड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, राइट सर। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी, अगर कोई आदमी स्पेयर पार्ट्स की कंपनी खोलता है, या अच्छा इसमें पहले एक और क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ चाइना ही क्यों फर्स्ट कॉपी बना पाता है, इंडियन सी फेयर्स ऐसी कोई कंपनी क्यों नहीं खोल पाते हैं, तो बाय जस्ट चाइना? जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड का, मोस्टली इन चाइना है। तो चाइना में मोस्टली जो, जैसे कि एक पंप का इकोसिस्टम है, तो उस एरिया में सिर्फ पंप्स बन रहे हैं, पंप के सारे पार्ट्स वहीं बन रहे हैं विद इन 7 किलोमीटर। जैसे हमारे यहाँ मारुति का इकोसिस्टम मानेसर में सब कुछ बनता है मारुति का, वैसे ही उनका सबका इकोसिस्टम है। प्लस जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स वहाँ बनवा रहे हैं, सो दे आर बिल्डिंग ए कैपेबिलिटी, पाइपलाइन बनी हुई है, आपकी फैक्ट्री लाइन सिस्टम रेडी है, 10 पंप वही हमने बनवा लिया, अब उसके पास तो कैपेसिटी पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल आता है अपना बनाता रहता है वो, दैट इज वेरी रिच। सो यू मीन टू से कि एज एन इंडियन सी फेयर मेरे लिए यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बिजनेस बना पाऊँ जहाँ पर मेरा कंपनी से टर्म है, मैं चाइना से बहुत सस्ते में प्रोक्योर कर पाऊँ और मैं उनको सही रेट पे सप्लाई कर पाऊँ, सही रेट पे सही टाइम, सही रेट पे और सही टाइम पे। ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सही रेट या सही टाइम? सही टाइम, सही टाइम। तो एक चीज़ और बता दूं कि कीमत इंपॉर्टेंट है अगर आपके जहाज के पास टाइम है, लेकिन अगर जहाज के पास टाइम नहीं है और वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट है, तो फिर उधर कोई कॉस्ट नहीं देखी जाती। डाउन टाइम का कॉस्ट जो है, एवरी शिप रन सम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, जब तक वो खड़ा है इट्स मीटर इज रनिंग, तो जब तक वो चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब तक वो पोर्ट पे खड़ा है, पोर्ट पे खड़ा, ऑफ कोर्स जब दे रहा है लोडिंग से, बिकॉज पोर्ट से निकाल के तो फिर वो बेयर बोर्ड कॉस्ट में, लेकिन जब तक वो पोर्ट में खड़ा है, पोर्ट की फीस भर रहा है, तो कोई भी ओनर नहीं चाहता है कि हम पोर्ट पे फालतू का खड़ा रहे, तो पोर्ट से निकालने के लिए इफ आई हैव टू पे $5,000 फॉर $2,000 पंप, दे विल पे एंड टिकट। तो ये है बिजनेस माइंडसेट कि मुझे यहाँ से इतना मिल रहा है या मेरा इतना जा रहा है, इससे मुझे नेट इतना प्रॉफिट होगा, तो भाई मैं कुछ भी कॉस्ट भरूंगा। तो मुझे ये बताइए सर, जो बहुत सारे सी फेयर्स जो ये स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो कौन, मैं उनके अंदर वो कौन लोग हैं जो कामयाब है, नाम नहीं जानना चाहता, जो क्या चीज़ इसमें क्रैक कर पाए हैं, वो क्या कोड क्रैक कर पाए हैं? सप्लाई चेन, सप्लाई चेन। से सप्लाई चेन, हर तरह के पंप के लिए मेरे पास 5 वेंडर हो, ओके और मेरे पास लॉजिस्टिक्स फिगर्ड आउट हो, ओके, कि भैया मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है, तो मेरे पास फ्रेट फॉरवर्डर से टचअप हो, एक कॉल पर मुझे रेट मिल जा रहे हैं, क्योंकि 2 लेयर है ना, एक तो मैंने पंप का कोड भेजा पहले, फिर उसने कहा कि मुझे कोरिया भेजो, मैं बताता हूँ, फिर उसने कहा नहीं मुझे कोरिया नहीं ताइवान भेजो, फ्रेट कॉस्ट चेंज हो गया, तो मुझे उसके भी कोड देने हैं उसको। अभी मैं इस कोड के लिए फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाऊँगा, मेरे टर्म्स उससे अच्छे नहीं, टाइम लगता है, तो मैं लूज़ कर जाऊँगा। इट शुड बी 1 कॉल, और अदरवाइज आई शुड हैव फिक्स रेट चार्ट कि यहाँ से यहाँ इतना है, बाकी हम लोग आपस में देख लेंगे, सो दैट विदाउट इवन आस्किंग फ्रेट फॉरवर्डर मैं उसको कोड कर देता हूँ, जोन ए में इतना लगेगा, जोन बी में इतना लगेगा, और उसको $500 का बता दिया, ऊपर नीचे वो हम आपस में देख लेंगे। यहाँ पर बिजनेस डॉलर्स में होता है। सो अगर आपके पास कुछ भी ऊपर नहीं जाता, बहुत सारा अच्छा खासा पैसा बना जाते हो, दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई वांट से। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही रेट पे सही जगह से प्रोक्योर कर लेना मत, कि एक जहाज पैसिव क्वेश्चन वहाँ पर खड़ा और बोल रहा है मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, बस मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपको पता है ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, सही रेट पे आपने वहाँ से ली और वहाँ पर पहुँचा भी दी। जिसने भी ये 2 चीज़ें क्रैक कर ली, वो भैया इसके अंदर मल्टी मिलियनर आदमी, मिलियनर भी बन सकता है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, कोई एक ऐसी कंपनी का नाम? इसमें मैं क्विकली ऐड कर दूंगा, थर्ड पार्ट कॉल्ड रिकंडीशन पार्ट्स। रिकंडीशनिंग बताइए सर। रिकंडीशन पार्ट्स आइदर क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती है, जो टायर की रिकंडीशनिंग होती है, तो उन पार्ट्स को लेकर रिकंडीशनिंग करके रेडी करके रखा जाता है, ये भी अगेन चाइना के फैक्ट्रीज में ही होता है। इसका दूसरा पार्ट है जो शिप ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकेज जिनको कर दिया जाता है, वहाँ से उठा लिया जाता है अलंग शिपयार्ड से। अब शिप पे वो अच्छा खासा पंप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, बट वाइल डूइंग द ब्रेकेज उनको फर्क नहीं पड़ता है, अब उन्होंने वहाँ से उठा के अपने पास वेयर हाउस में रख लिया, उनको पता ही नहीं कि पंप की कीमत क्या है, इसमें क्या, दे आर लिटेड, सो यू नीड टू सेंड समबडी हु इज इंटेलिजेंट, वो नेम प्लेट देख के बता पाए हाँ दिस इज द राइट पंप, वो भेज पाए। तो ये शिप के अलग
अलंग के शिपयार्ड में, पूरी जामनगर के मार्केट में, उस एरिया में भी आपका कोई होना चाहिए। तो बहुत सारे गुजरात में लोग हैं जो बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं, अलंग में, जामनगर में। स्क्रैप होता है जहाज, वहाँ से माल उठाया, उसको ठीक किया और उसको सही दाम पे बेचा, और बहुत सारे शिप ओनर्स ये भी ले रहे हैं, राइट सर? राइट। और कुछ हमारे जो मेरे जूनियर्स हैं, दे आर डूइंग जस्ट दिस। वहाँ ऑफिस खोल लिया है, सिंस दे आर इंजीनियर्स, दे नो कि ये मोटर क्या है, ये मोटर क्या है, बस दे टेक ऑन दैट गारंटी कि मैं देख रहा हूँ, वहाँ से उठा के भेज दे। तो भाई ये भी एक चीज़ होगी, समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, और अच्छा इसके अंदर एक चीज़ रिकंडीशनिंग में जो मेरे कुछ जूनियर्स ने बताया कि वहाँ पर कुछ गुजराती लोग हैं, वो गुजराती दस डैम गुड एट बिजनेस। सर उन्होंने कभी जहाज की शक्ल भी नहीं देखी, बट वो फिर भी दे आर डैम गुड एट गेटिंग थिंग्स एट द राइट रेट एंड सेंडिंग। और उन्होंने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से समझ लिया कि उन्हें पता है कि देखो जहाज पे कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि भैया ये जहाज है तो यहाँ पर ये पंप लगेगा, ये मोटर लगेगी, उन्होंने स्टडी करा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अपनी टीम को कहना चाहूँगा, मेरी टेक्निकल टीम, मर्चेंट नेवी, डिकोडेड की, या GMDI की टीम, SMD, अगर आप लोग टेलीकॉलर कहीं जहाज पे नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं हो सकता, आपको पता हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। जय माता दी। वी आर पुट इन द राइट एफर्ट एंड स्टडी। सर अब सेकंड चीज आते हैं जिसको उठा लेते हैं, स्टोर्स। ये कितना बड़ा मार्केट है स्टोर्स इस, यार जहाज के ऊपर आपको खाना चाहिए। स्टोर्स दो तरह के हैं। हाँ बताइए सर। तीन इनफैक्ट। एक तो इंडियन स्टोर्स हो गए, व्हेन वी से स्टोर दे आर कंज्यूमेबल्स, ग्लव्स हो गया, मॉप हो गया, पेंट हो गया, डेक स्टोर में पेंट आ गया, तो कंज्यूम हो जाते हैं। और थर्ड में तुम्हारा गैलरी का स्टोर, फूड स्टोर, खाने पीने का सामान, जिसको प्रोविजंस भी बोलते हैं। तो ये मार्केट इज मोस्टली कैप्चर्ड बाय शिप चैंडलर्स, क्योंकि ये लोकल सप्लाईज का आइटम है। मैं हर पोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश खाना चाहिए, तो मैं लोकल किसी को पकड़ूंगा। तो ये शिप चैंडलर्स जो लोकल होते हैं, एंड दे हैव गॉट वेरी लो मार्जिन्स। तो इफ़ यू आर अ बिगर कंपनी विद अ बिगर ओवरहेड, डोंट गो इनटू दिस, क्योंकि शिप हर पोर्ट पे शिप चैंडलर्स अपने लगे हुए हैं, एंड दे उन्होंने अपना एक मार्केट बना रखा है। और मुझे लगता है सर इसमें एंट्री बैरियर भी बहुत छोटा है, कोई भी घुस सकता कोई है। भी घुस सकता है, और इसमें टेक्निकल नो हाउ नहीं चाहिए। नो नहीं चाहिए। 10 किलो अंडा चाहिए, 10 किलो सोया चिकन चाहिए, 5 अंडा चाहिए, लिस्ट बना के आया, मैंने भेज दिया। तो कहने का मतलब ये, एज अ सी फेरर आप अगर स्टोर्स के बिजनेस में नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर कम है, तो कोई बुराई नहीं है, मार्जिन बहुत होता है, और पेंट कौन सा करना है, क्या करना है, कोई भी बता सकता है। और यहाँ पर लोकल का बहुत बड़ा हिसाब किताब रहेगा कि भैया विशाखापट्टनम के पोर्ट पे गए तो यहाँ पर शिप चैंडलर कौन है, एंड देन वो उसको बहुत अच्छे से संभाल के टेक्निकल नो हाउ चाहिए ही नहीं ना। चाहिए ही। अब थर्ड सर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, तीसरा था सर्विसेज। सर्विसेज बताइए सर, किस किस तरह की सर्विसेज में लोग बिजनेस बना सकते हैं? तो सर्विसेज में दो तरह के सर्विसेज है, एक तो ब्रेकडाउन सर्विसेज और दूसरा प्लांट सर्विसेज। तो प्लांट सर्विसेज में यूजली शिप स्टाफ ऑलरेडी काम में आता है, बट विद इन प्लांट सर्विसेज ऑल्सो दे नीड समबडी हु इज वेरी क्वालिफाइड। लेट्स से मेन इंजन के कुछ काम करने हैं, जनरेटर के कुछ काम करने हैं, देन दे कॉल इट स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स, कैम शाफ्ट डिस्प्लेस हो गया, देन शिप स्टाफ डोंट डू इट। तो वो तो एक काम हो गया। दूसरा होगा ब्रेकडाउन सर्विसेज। मैं जा रहा था, कोई पंप ब्रेकडाउन हो गया, पाइप फट गया, हल ब्रेकेज हो गया, है ना, मेरा कार्गो गियर स्टक हो गया है, इस तरह के काम जो रुक गया है, तो ये इमरजेंसी ब्रेकडाउन सर्विसेज हो गए। और इसमें उनको तुरंत चाहिए आदमी, कि अभी बोला तो अभी चाहिए, 1 घंटा में भेज दो। फॉर दैट यू नीड लोकल टीम्स एट द बिगर प्लेसेस। नॉट ऑल द टीम्स कैन बी एट ऑल द प्लेसेस, बट लेट्स से मुंबई मैंने एक टीम रखी है हाइड्रोलिक की, तो मैंने जामनगर भी उसको भेज सकता हूँ कार से। तो ये तुम्हारा होना चाहिए। सर अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ सर्वेयर्स एंड ऑडिटर्स। वो मैं बात नहीं हूँ सर्विस, मैं से मेंटेनेंस सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेंटेनेंस सर्विसेज और की। ये तुम जो बात कर रहे हो ऑडिटर्स, सर्वेयर्स, दैट्स डिफरेंट सर्विसेज। डिफरेंट सर्विसेज। तो अगर सर मेंटेनेंस सर्विसेज की बात करें, भाई जहाँ पे दुनिया भर की मशीन रहती है, खराब हो जाती है, प्लांट सर्विसेज लाइक कि आपका मेन इंजन का ओवरऑल है, हाँ। जनरेटर ओवरऑल है, तो भैया हमने तो पूरी जहाँ भी रहे हैं खुद ही करा है। लेकिन मैंने ऐसी कुछ कंपनीज का नाम सुना है मोस्टली शिप स्टाफ अभी भी कर रहा है, बट जो उसमें स्पेशलाइज्ड काम है, अब जनरेटर खुला, मतलब मेन इंजन का कावासाकी का पोस्ट स्ट्रोक इंजन है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड आदमी आते हैं, क्योंकि वो हम नहीं जानते। लेकिन दाइहात्सू है, मित्सुबिशी, हमने उस पर काम करा हुआ है तो हम कर सकते हैं, राइट सर। सो हैविंग सेड दैट, प्लांट सर्विसेज में आज भी मैक्सिमम कंपनीज अपने शिप स्टाफ से काम कराती है, मेन इंजन ओवरऑल करना है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि कहती है भैया मेरा शिप स्टाफ, उन्होंने लेकिन शिप स्टाफ बहुत कम कर दिया है, उन्होंने वहाँ पर कॉस्ट बचा लिया, बहुत कम कर दिया। बोले लेकिन जो मेजर काम होगा वो हम करवा लेंगे, अपनी टीम को रखा हुआ है, वो यहाँ से ये टीम रहेगी, कभी इस जहाज पे कभी इस जहाज पे, क्योंकि ये स्पेशलाइज है, सही तरीके से काम भी करके दे देगी, गलती होने के चांस भी कम है, मुझे क्रू की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और मैं अपने फिर शिप स्टाफ को कम कर देता हूँ, वहाँ कॉस्ट बचा लेता हूँ। तो मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी है सर, जहाँ पर एक चीफ इंजीनियर, एक सेकंड इंजीनियर, एक थर्ड इंजीनियर, एक ऑयलर, एक फिटर, कहानी खत्म। न्यूअर शिप्स ऐसे होते जाएंगे।
और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि मुझे पता है ओनर डिसाइडेड कि नेक्स्ट 6 मंथ्स का चार्टर डिसाइडेड है, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा उस रूट में। तो लेट्स से मैं दुबई में हूँ, अभी 4 यूनिट मेरे जिनके करने हैं, मेरा शिफ्ट टाइम एक ही कर सकता है, तो मैंने और आदमी बुला लिए। तो इसको हम लोग राइडिंग क्रू बोलते हैं। राइडिंग क्रू। तो राइडिंग क्रू आर वेल क्वालिफाइड शिपिंग पीपल विथ राइट डॉक्यूमेंट्स। इफ रिक्वायर्ड दे विल ऑनबोर्ड एट दुबई, सेल टिल मुंबई, बीच में 5 दिन सारा काम करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द लाइफ बोट कैपेसिटी। और फिर जब जाओ तो हम लोग राइडिंग क्रू भी भेजते हैं, महीने भर का ही भेजा है। शिपस्मिथ भी ये काम करती हाँ, है। right. मेरे शिपस्मिथ सर, आई गेस आप मेजरली सर्विसेज में, ब्रेकडाउन सर्विसेज एंड प्लांट सर्विसेज में डील करते हैं कि और भी किसी चीज में डील करते हैं? हम लोग अभी सर्विसेज में सारे गैमेट्स करते हैं, बट जो प्लान और ये मैकेनिकल सर्विसेज है, मेंटेनेंस, ये आपका फोर्टे है। ये हमारा खुद के टीम्स भी है। ऑडिटिंग और ये सब सर्विसेज के लिए हमारे थर्ड पार्टी टीम्स हैं, उनको हम कॉल कर देते हैं जो हमसे टाइप। ये जो थर्ड पार्टी टीम्स का मैं बताता हूँ कि भैया सर ने से शिपस्मिथ एक अच्छा नाम बनाया मार्केट में और लोग जानते हैं उनको। तो अगर वो जानते हैं, बोलेंगे अरे यार क्या तुम प्लांट सर्विस करते हो? जी सर करते हैं। अरे ब्रेकडाउन सर्विस करते हो? जी सर करते हैं। अरे यार मुझे ना वो ऑडिटर भेज रहे थे वहाँ पे, मैं आपको बात बताऊंगा कि ऑडिटर सर्विस क्या है। अरे सर मैं नहीं करता, लेकिन मैं एक बहुत सही नेटवर्किंग इसे कहते हैं, नेटवर्किंग भी बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो करते हैं। तो आपने वहाँ से करवा ली, राइट सर? तो सर अब जरा मुझे ये बताइए, तो राइडिंग क्रू भी आपने भेजा प्लांट सर्विसेज में, और ब्रेकडाउन सर्विसेज की भैया जहाज खड़ा है, बड़ा सा एक क्रेन था वो बीच में अटक गया है और पूरा क्रू रुक गया, कार्गो रुक गया, हाइड्रोलिक टीम चाहिए वहाँ पे, तो फिर उसको भेजते तो वो भेजते हैं। सर असली पैसा कहाँ पर है इसमें? इसी में, ब्रेकडाउन सर्विसेज में, सर्विसेज में, ब्रेकडाउन में और Breakdown. राइडिंग क्रू में। राइडिंग क्रू में है पैसा? राइडिंग क्रू इज अ वेल डिफाइंड मनी विथ मिनिमम। जैसे नॉर्मल जॉब्स में क्या है, ब्रेकडाउन जॉब्स में इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चीफ इंजीनियर हमारे चीफ इंजीनियर हैं, हमारे टेक हेड हैं, वो सब लगे रहते हैं, फ़ोन पर अपडेट्स लेते हैं, तो 2 टीम को भेजते हैं। राइडिंग क्रू में कि हमने भेज दिया, नाउ अप टू चीफ इंजीनियर टू यूटिलाइज, हमारी डे टू डे बिलिंग चलेगी। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मरीन इंजीनियर का रोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। मरीन इंजीनियर्स का सारे इवन हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है, दे आर जूनियर मरीन इंजीनियर्स, दे आर ऑल मरीन इंजीनियर्स, मरीन इंजीनियर्स। दे कैन नॉट बी नॉन मरीन। तो ये भी एक रीजन है कि आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। इसलिए आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर कप्तान साहब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मरीन इंजीनियर बने। क्यों? क्योंकि पता है कि शिप छोड़ने के बाद आपके पास ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जो कि हम सेलिंग करते रहते हैं। यू नेवर नो वेयर द रियल बिजनेस लाइज। सर ब्रेकडाउन सर्विसेज के अंदर तो मुझे लगता है कि कंपनी भी कहती है कि बस यार ये काम हो जाए, तुम सही टाइम पे पहुंच के सही टाइम पे जहाज को निकाल दो वहां आई से। जस्ट गिव एन एग्जांपल। एक टैंकर आया था हल्दिया में, साइडवेज में लग के ब्रीच हो गया, छेद हो गया, बड़ा छेद हो गया, पानी नहीं जा रहा था, लेकिन अब तो क्लास से सर्टिफाई कराना, तो ओवरनाइट हमने कैलकुलेटर टीम भेजी, लोहा भेजा, सब कुछ किया और 2 दिन में सब कुछ करके दिया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा खुद का टेक हेड है, माई को फाउंडर, वो 2 रात जगह रहा, बिकॉज इट्स अंडर हिम। बट राइडिंग क्रू का बहुत सिंपल है, उसको भेज दिया, वो अपना काम करते रहेंगे, बिलिंग चालू रहेगी। बिलिंग चालू रहेगी। राइडिंग क्रू आपकी क्वालिटी की होनी चाहिए, राइटली ट्रेन, चेक्ड एंड ऑल। कोई भी बिजनेस आसान नहीं है, वहां पर ट्रस्ट बनाना है। सर ये सारी चीज़ों के अंदर ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। बट मैं ये जानना चाहता हूँ बिफोर एंडिंग दिस शॉर्ट पॉडकास्ट, क्योंकि आपको भी निकलना है, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बिजनेस के अंदर शिपस्मिथ अभी जो कर रही है, एक तो दे आर इनटू ब्रेकडाउन सर्विसेज, एक दे आर इनटू प्लांट सर्विसेज, उसके अलावा Then we do all kinds of IT services. IT services We have like our own procurement platform, PMS inventory management, ओके। digitalization. So one of our vertical is IT products. जो लोग नहीं जानते हैं, मर्चेंट नेवी में अगर आप एज अ बीटेक मरीन इंजीनियर या फिर एज अ सेलर, मतलब एज अ डेक ऑफिसर भी सेल कर रहे हैं और आपको आईटी में शौक है, तो प्लीज़ उस शौक को होन कीजिए। सेलिंग कैन बी ए पार्ट, बट अगर आप वाकई बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ऐप बनाइए, कुछ ऐसी चीज़ कीजिए। अभी एक कंपनी है शिप्स कार्ड के बारे में, उसके बारे में पढ़िए, जिन्होंने टेक में कुछ अच्छा करना शुरू करा है, और भी बहुत सारे लोग। Shipscard is like a direct competitor to Ocean Order. ओशन ऑर्डर जो आपकी कंपनी है, और कंपनी शिप सर्व है, एक ब्लू वाटर है। देयर आर सो मेनी कंपनीज आउट देयर। These are all 5-6 of the same domain में, आगे पीछे फीचर्स है, पर सारा काम एक ही कर रहा है। मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आने वाले एक टाइम था, जो भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई उसमें से वीडियो देख रहा है, कि पहले 75 साल हमारे थे कि यार बढ़िया सी फेयर थे, जो कि 20-20 साल 25-25 साल सेल करें और जहाज को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए, कैसे भी करके खड़ूस बन गए। बट अब टाइम मैरीटाइम ट्रेनिंग में, ये मैरीटाइम ट्रेनिंग से ये भी है कि ऐसे ऐसे बच्चे बनाए जो कि टेक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि शिपिंग की लाइफ आसान कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर द मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर देयर। सॉरी टू से मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, But that is where the impact lies. So obviously money. क्योंकि टेक ही है सर जो आगे फ्यूचर लेके जा रहा है, और मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ। सर अपार्ट फ्रॉम विनिंग ट्रस्ट,
अगर किसी जगह पे आपको बैरियर ब्रेक करना है किसी कंपनी के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये वीडियो देखे जाने हैं और कोई मरीन सर्विसेज के अंदर है, तो कितना मुश्किल, मतलब इस रिलेशनशिप में क्या क्या लगता है आपको? कंपनी में किस किस से रिलेशनशिप बनाना है? टेक्निकल मैनेजर से बनाना है, फिर उसके ऊपर बनाना है, एंट्री बैरियर में क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो इसका बिजनेस डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ B2B और B2C। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर मैं IT प्रोडक्ट्स बेचने हैं, दैट्स B2B। तो मैंने कंपनी के IT हेड से बात किया, एक बार हैंडशेक हो गया तो मेरे जाने लगे। इसमें वैसा नहीं है। आई हैव टू गो एंड टॉक टू द फ्लीट डायरेक्टर, अलाइन देम कि हाँ चलिए तुम लोग का काम देंगे। नाउ द एक्चुअल पीपल आर गिविंग द वर्क व्हेन इट कम्स are the respective vessel managers. So now they are our direct customers. Every time they need us, they will contact us, ask for quote, और हम लोग कोट करेंगे। तो हर बार हम कुआं खोदेंगे, हर बार पानी पिएंगे। टेक्निकल मैनेजर चेंज, सिस्टम चेंज। हाँ, टेक्निकल सिस्टम। तुमने भले कंपनी के साथ तुम अलाइंड हो, कंपनी में तुम रजिस्टर भी हो चुके हो, लेकिन अभी उस सारे डिस्क्रिप्शन है वेसल मैनेजर के पास कि वो किसको किसको क्वेरी भिजवाता है, किसको पिक करता है, क्योंकि मेरे रेट्स भी सेम, उसके रेट्स भी सेम। सो आइडियली यहाँ पर रिलेशनशिप भी काम आती है विद द वेसल मैनेजर और फ्लीट डायरेक्टर, एक चीज दोनों के साथ। दोनों। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दें जिनको नहीं पता, वेसल मैनेजर ये है कि एक चीफ इंजीनियर बन के जब आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद आप जब जमीन पे आते हैं तो आप एक वेसल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर बनते हैं, जो कि अब 3-4 जहाज़ों को देख रहा है, और 8-10 टेक्निकल मैनेजर को ऊपर जाके एक फ्लीट मैनेजर देखता है। तो अगर अब ये किसी जगह पे गए और एक कंपनी के पास ऐसे बहुत सारी फ्लीट्स होंगी अलग अलग, उनके फ्लीट मैनेजर होंगे, तो इनको सर डायरेक्टली ओनर से टच में आना कितना मुश्किल है कि सीधा आप ओनर से बात करो, बोलो कि सब जगह लगा दो? अगर थर्ड पार्टी कंपनी है तो ओनर्स तो, बिकॉज ओनर का तो मैंडेट ही अलग है ना, so then it's they are least bothered about this because again I said we are in the 20% of the part. वो 80% देख रहे हैं जहाँ पर रियल पैसा लाइज, वो कह रहे हैं इसमें मुझे Even if I know you, let's say Praneet Mehta, you own 20 ships, what you will do is just make a call to the third party, बोले बात तुम उससे कर लो, इससे कर, तो फिर आप पहुंच गए फ्लीट डायरेक्टर के पास और वेसल मैनेजर के पास। और यहाँ पर क्या है कि इनसे एक सॉलिड रिलेशनशिप होना जरूरी है, इनको रेगुलर दिखाना जरूरी है, एंड दे आर नॉट IT पीपल, they are all technical people, ex chief engineers. You cannot bluff them, you cannot, within 2 minutes they can smell it कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, कि भाई वो तुमसे बात करके समझ जाए। एंड दे आर ऑल टेक्निकल पीपल। 10 साल का चीफ इंजीनियर, 15 साल का चीफ इंजीनियर, यू कैन नॉट ब्लफ देम। तो इसका सेल्स भी जूनियर आदमी नहीं कर सकता है, हर सेल के लिए सीनियर आदमी चाहिए। सो इट्स नॉट ईजी गेम ऑल टुगेदर। सो एक चीज़ जो कि आपको लगता है कि शिव स्मिथ बहुत सही कर रही है, और एक चीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि शिव स्मिथ कैन डू बेटर, ताकि हम पॉडकास्ट को फिनिश करें। एक चीज़ अच्छा ये कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग आवर टाइम बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो हमने कहा कि भाई धीरे ही चलेगा, लेकिन हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे, हर चीज़ में ट्रस्ट बनाना है। एक चीज़ जो हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, शायद इंडस्ट्री का ऐसा हो, हमारा अकाउंट्स पेबल बहुत स्लो है, रिसीवेबल्स। तो इवन इफ यू डू 10 रुपीज़ ऑफ वर्क, 9 रुपीज़ स्टिल लाइंग इन द मार्केट। तो कैश फ्लो का हमारा मतलब इट्स इंडस्ट्री थिंग और इट्स आवर वीकनेस, आई डोंट नो। हम लोग बहुत ज़्यादा कैश एक्सपेंसिव, बिकॉज इट्स नॉट वी आर नॉट डूइंग वर्क हो रहा है, लेकिन पैसे आने में समय लग रहा है। तो ये एक चैलेंज है जो कि मैं चाहता था कि सर बताएं, विच इज़ वेरी गुड, कि अब ये दिखने में बहुत अच्छा लगे क्योंकि डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हो, बट हमारी इंडस्ट्री में क्या है सर कि बच्चा पहले आके पैसे देता है और फिर वो कोचिंग ज्वाइन करता है, पहले पैसे देता है फिर किताब लेता है, पहले पैसे देता है तब टेस्ट सीरीज लेता है, राइट सर? मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे ऑनलाइन पैकेज लेना है, पहले पैसे देगा तब लेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में पहले आप काम करते हो, कोटेशन भेजा आपने कि भाई इतने काम होगा, उसने बोला आ जा भाई, काम कर दिया, अब आप पैसे का वेट कर रहे हो और फिर पैसा आएगा, और बहुत सारा पैसा मार्केट में रह जाता है, एंड इट इज़ अ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। मैं सॉरी सर ऐड कर रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं भाई मुझे तो पहला पैसा चाहिए, दूसरा बेटा ठीक है मुझे बाद में दे दियो, बोलेगा ये पैसा बाद में मांग रहा है, चल $200-300 एक्स्ट्रा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बाद में, पहले काम हो जाए। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर रहा है, सो इसको बदला नहीं आ सकता सर, ये तो बहुत दिक्कत है। कितना टाइम पैसा आदमी फंसा के रखे, और मेरे ऐसे हैं दोस्त जिनको मैं जानता हूँ जो कि इस चीज में घुसे पड़े हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी और लगा पड़ा है मार्केट में। तो व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, वेरी क्लियरली दिमाग में रखो कि बाकी इंडस्ट्री जैसा APAR नहीं चलेगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल साइकिल स्लो है, यू कीप योर बजट अकॉर्डिंग टू दैट, वेरी सिंपल। इसको तुम नहीं बदल सकते हो, बिकॉज दैट इज हाउ दिस इंडस्ट्री। तो मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव गेम है, या इन दैट वे, इफ यू इवन इफ यू नॉट बाइंग एसेट्स, बट तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हेवी है। तो सर इस केस के अंदर एक यंग सीफेयर जो कि जमीन से उठा है, से खुद के पैसे करते करते चीफर, तो फिर तो यार बड़ा मुश्किल है उसके लिए इस बिजनेस में घुस पाना। शिप्स विद ग्रुप का मॉडल फॉलो मत करो। वी आर डूइंग एवरीथिंग एट मल्टीपल पोर्ट्स, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ग्रीस, IT, ये वो। यू पिक ए कैटेगरी,
within that category, pick sub-category and position yourself as an expert and just launch on that. हमारे कुछ जूनियर्स कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे जनरेटर्स का ओवरऑलिंग में जाते हैं, अपनी टीम बना रखी है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी आएगा, वो इंजीनियर है, 3 फीटर रखे हुए हैं, वो पहुंच जाता है खुद ही। तो बेसिकली कहने का मतलब, अब ये बहुत अच्छी चीज बोली सर आपने कि बिजनेस के अंदर, अब मैं भी ये चीज सीख रहा हूँ सर, मतलब पिछले साल मैंने ये भी शुरू कर, ये भी शुरू कर, ये भी शुरू कर, ये भी बनाते हैं, और बनाते चले गए, कुछ भी ढंग से बना नहीं। सो आइडियली कहते हैं कि आप एक चीज बनाइए, ये चीज पे फोकस कीजिए। जैसे आप एक वो, आप बोलो कि यार मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही अपना राइडिंग क्रू को फेमस कर दूंगा कि यार ये टीम सबसे बढ़िया है, और तुम बोलो हिंदुस्तान में कोई भी जहाज आए भैया, उनको पता है कि यार ये XYZ कंपनी का नाम है, इनका बंदा ही पहुंचता है और काम भी बढ़िया करता है, सही रेट में भी करता है और पैसे भी टाइम में मिल जाते हैं। फिर तुमने 5 7 10 साल उस पर रगड़ा अपने आप को इंडिया में, फिर तुमने बोला अब मैं सिंगापुर पकड़ता हूँ, फिर तुमने बोला अब मैं से पकड़ता हूँ, दुबई पकड़ता हूँ, और धीरे धीरे आप फैलते चले गए। Either you do geographic expansion, या विदिन 3 साल में तुम अगर लगातार जहाज पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो बहुत बार जहाज पे लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक टीम आया, सुन ना ये मेरा इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं करेगा, बंदा है क्या, तो फिर तुम इलेक्ट्रिकल में एक्सपेंड। सो बेसिकली आप लोगों को समझाने का तरीका क्या था, या तो आपने एरिया फिक्स करके आपने हॉरिजॉन्टल बढ़ा लिए, आपने बोला चल यार एक तो मेरी सर्विसेज का काम हो गया ब्रेकडाउन का, फिर मेरा अगला आ गया राइडिंग क्रू भी आ गया, फिर अगला आ गया चलिए इसको मैं स्पेयर भी सप्लाई कर दूंगा जो भी इंडिया में आएगा, इसको ये भी दे दूंगा, मैं शिप टेंडर भी करूंगा, और दूसरा आ गया आपने बोला इसी वर्टिकल के लिए मैं ग्लोबल पावर बनूंगा, मैं इसी को उठाऊंगा, मैं राइडिंग क्रू में ही पूरी दुनिया में जाना चाहूंगा। राइट सर, चूज एज यू विश, बट मेक श्योर जब तक कि एक चीज सही ना बन जाए दूसरी चीज पे कूदी फांगनी मत मानना, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। सर, एनी अदर एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव दिस यंग seafarers who are watching this video? While working, don't take it as a work. I'm not saying that because कि कोई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, take it as a stepping stone कि मैं कुछ ऐसा सीख के जाऊँ, ऐसी लर्निंग्स लेके जाऊँ ताकि मैं आगे इसको अप्लाई कर सकूँ, बिकॉज वो यूनिक लर्निंग तुम्हें काम आएगी आगे। डोंट टेक इट एज अ वर्क, सी इट एज स्टेपिंग स्टोन, और वहाँ पे गैप्स कहाँ कहाँ हैं, तो ताकि तुम जब अगला अपना बिजनेस करना चाहो, अपना कुछ भी करना चाहो, वो लर्निंग तुम कैरी करो। बिजनेस इज नॉट इजी गाइस। आज एक रील देख रहा था, बड़ी अच्छी लगी, उसने 3 शब्द बोले, डू इट एनीवे। दिल नहीं कर रहा है, डू इट एनीवे। अच्छा नहीं लग रहा है, डू इट एनीवे। आज बिल्कुल मन नहीं है, संडे का दिन है, आराम करना है, डू इट एनीवे। करना है तो करना है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ये है कि अगर शनिवार का दिन है, शुक्रवार की बात नहीं कर रहा हूँ, सैटरडे संडे ऑफ नहीं, संडे ऑफ होता है, शनिवार का दिन है और शाम को 6 बजे कोई प्रॉब्लम निकल के आ गई है, तो आप ये नहीं बोल रहे मंडे को देखेंगे, भैया वो आज की आज होनी है। शिपिंग सर्विसेज, सॉरी टू ऐड, शिपिंग सर्विसेज में तो है ही नहीं है, इट्स 24/7, क्योंकि जहाज तो कभी भी रुका, आपको कभी लास्ट ईयर न्यू ईयर के दिन काम किया लोगों ने शिपिंग सर्विस ये सर, बिकॉज आपका टाइम रात है लेकिन कहीं तो दिन हो रहा है, कहीं दिन है तो कहीं रात हो रही है, जहाज तो चल रहा है, तो जब जहाज चल रहा है तुम भी चल रहे हो। सो गाइज, इट्स नॉट ईजी, बट दिस इज वेयर द रियल डॉलर्स लाइज। सो टू ऑल द सीफेयर्स आउट देयर, सपने देखो लेकिन बड़े देखो। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू सर।